नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 की साइकोलॉजी की बुक शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है मनोविज्ञान क्या है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप मन एवं व्यवहार को समझने, मनोविज्ञान के स्वरूप और उसकी भूमिका को जान सकेंगे। इसी विद्या शाखा के विकास का वर्णन कर सकेंगे। मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों और अन्य विद्या शाखाओं तथा व्यवसाय से उसके संबंध को जान सकेंगे तथा दैनंदिन जीवन में अपने तथा अन्यों को ठीक से समझने मनोविज्ञान के महत्व को जान सकेंगे। ये विषय वस्तु है, क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में दे रखा है। परिचय, मनोविज्ञान क्या है, मन एवं व्यवहार की समझ, मनोविज्ञान विद्या से प्रसिद्ध धारणाएं, मनोविज्ञान का विकास, भारत में मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान एवं अन्य विद्या शाखाएं, दैनंदिन जीवन में मनोविज्ञान। तो चलो दोस्तों परिचय शुरू करते हैं। संभवतः आपसे आपके अध्यापक ने कक्षा में पूछा होगा कि अन्य विषयों को छोड़कर आपने मनोविज्ञान क्यों लिया, आप क्या सीखेंगे कि सीखने की आशा करते हैं। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। सामान्यतः जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कक्षा में मिलते हैं वे विस्मयकारी होती हैं। अधिकांश विद्यार्थी निरर्थक प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे वे जानना चाहते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। परंतु ऐसी भी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं जैसे स्वयं को जानना, दूसरों को जानना, अथवा विशेष प्रतिक्रिया जैसे लोग स्वप्न क्यों देखते हैं, लोग क्यों आगे बढ़कर दूसरों की सहायता करते हैं अथवा एक दूसरे को पीटते हैं। समस्त प्राचीन परंपराओं मानव स्वभाव से संबंधित प्रश्न अवश्य होते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों का सामना करती है कि लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं वैसा वे क्यों करते हैं। लोग अधिकतर अप्रसन्न क्यों होते हैं। यदि वे अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं तो उन्हें अपने विषय में कैसे परिवर्तन लाने चाहिए। सभी ज्ञान की तरह मनोविज्ञान ज्ञान भी मानव कल्याण के लिए बहुत योगदान देना चाहता है। यदि संसार दुखागार है तो यह अधिकतर मनुष्य के ही कारण। संभवतः आप ये पूछना चाहेंगे कि 11 सितंबर 9/11 अथवा इराक में युद्ध की घटना क्यों हुई, दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर अथवा पूर्वोत्तर में निर्दोष लोगों को बम एवं गोलियों का सामना क्यों करना पड़ा। मनोविज्ञान ये पूछते हैं कि युवा मन में कैसे अनुभव होते हैं जो बदला लेने वाले आतंकवादियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु मानव स्वभाव का एक दूसरा रूप भी है। आपने संभवतः मेजर HPS अहलुवानिया का नाम सुना होगा, जिन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय एक चोट के कारण कमर के नीचे लकवा मार गया था और वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। उनमें इतनी ऊंचाई पर चढ़ने का भाव कहाँ से जागृत हुआ। मानव स्वभाव के विषय में ऐसे ही प्रश्न नहीं होते हैं जिन्हें मनोविज्ञान एक मानव विज्ञान के रूप में देखता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक मनोविज्ञान अस्पष्ट सूक्ष्म गोचरों जैसे चेतना शोरगुल के मध्य अवधान पर ध्यान केंद्रित करने अथवा अपने पारंपरिक विरोधी से फुटबॉल के खेल में विजय होने पर उस टीम के समर्थकों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जलाने का प्रयास करने आदि बातों का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह ऐसे सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, परंतु उसने हमारी समझ को बढ़ाया है और इन गोचरों का अर्थ हम समझने लगे हैं। इस विद्याशाखा की सबसे अधिक आकर्षित करने वाली बात यह है कि अन्य विज्ञानों के विपरीत मनोविज्ञान में आंतरिक एवं स्वयं मनुष्य द्वारा अपने प्रेक्षण में समाहित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब पढ़ते हैं मनोविज्ञान क्या है। ज्ञान के किसी भी विद्याशाखा को परिभाषित करना कठिन होता है। प्रथम, क्योंकि यह सर्वदा विकसित होता रहता है। द्वितीय, क्योंकि गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लिया जा सकता। यह बात मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही है। बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थी को बताया गया होगा कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों साइकी अर्थात आत्मा और लोगस अर्थात विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना है। अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन था, परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है तथा यह अपने को एक वैज्ञानिक विद्याशाखा के रूप में स्थापित कर चुका है जो मानव अनुभव में व्यवहार में निहित प्रतिक्रियाओं की विवेचना करता है। इसमें जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उनका कार्य क्षेत्र कई स्तरों तक फैला, जैसे व्यक्ति डिवीजन, दो व्यक्ति समूह तथा संगठनात्मक। इनमें से कुछ
कुछ का वर्णन हमने पहले किया है। इनके जैविक तथा सामाजिक आधार भी होते हैं, इसलिए स्वभावतः इनके अध्ययन की विधियाँ अलग अलग होती हैं, क्योंकि वे उस तथ्य पर निर्भर करती हैं जिसका अध्ययन करना है। किसी विद्याशाखा की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन बातों का तथा कैसे उनका अध्ययन करती है। वास्तव में वह कैसे अथवा किन विधियों का उपयोग करती है, इस बात को ध्यान रखते हुए औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को मानसिक प्रतिक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसा करने के लिए मनोविज्ञान जैविक तथा सामाजिक विज्ञान की विधियों का उपयोग व्यवस्थित ढंग से पद्धति प्राप्त करने के लिए करता है। यह पद्धतों की अर्थवत्ता बताता है जिससे वे ज्ञान के रूप में संगठित किए जा सके। आइए परिभाषा में प्रयुक्त 3 पदों मानसिक प्रतिक्रियाएं, अनुभव एवं व्यवहार को समझ लिया जाए। जब हम कहते हैं कि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है, तो हमारा आशय चेतना अथवा मानसिक प्रतिक्रियाएं मेंटल प्रोसेस से होता है। जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं, तो हम मानसिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर ये मानसिक प्रतिक्रियाएं परिलक्षित होती हैं। जब हम किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं, तो हमें दिखता है कि मस्तिष्क किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। हम मानसिक क्रियाओं एवं मस्तिष्क क्रियाओं को एक नहीं मान सकते, यद्यपि एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकीय क्रियाएं एक दूसरे से आच्छादित लगती हैं, परंतु वे समरूप नहीं होती हैं। मस्तिष्क से भिन्न मन की कोई भौतिक संरचना अथवा अवस्थिति नहीं होती है। मन का आविर्भाव एवं विकास होता है। ऐसा तब होता है जब इस संसार में हमारी अंतःक्रियाएं एवं अनुभव एक व्यवस्था के रूप में गतिमान होकर संगठित होते हैं, जो विविध प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं के गठित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मस्तिष्क की क्रियाएं इस बात का संकेत देती हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, परंतु हमारे अपने अनुभव एवं मानसिक प्रतिक्रियाओं की चेतना कोशिकीय अथवा मस्तिष्क क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। जब हम सोते हैं तब भी हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं। हम स्वप्न देखते हैं और सूचनाएं ग्रहण करते हैं। जैसे दरवाजे का खटखटाया जाना हम सोते समय जान जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम सोते समय सीखते और स्मरण भी करते हैं। मनोवैज्ञानिक स्मरण करने, सीखने, जानने, प्रत्यक्ष करने, अनुभूतियों में रुचि लेते हैं। वे इन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन यह जानने के लिए करते हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है तथा हमारी सहायता करने के लिए करते हैं, जिससे हम अपनी मानसिक क्षमताओं के उपयोग एवं उसके अनुप्रयोग में सुधार कर सके। मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभव एक्सपीरियंस का भी अध्ययन करते हैं। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। हम प्रत्यक्षतः न तो दूसरे के अनुभव का परीक्षण कर सकते हैं और न ही उसके विषय में जान सकते हैं। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभव को जान सकता है अथवा उसके प्रति सचेतन हो सकता है, इसलिए अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा रहता है। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों की उस पीड़ा पर ध्यान दिया है जो अंतिम सांस गिन रहे योगियों में दिखाई देता है, अथवा उस मनोवैज्ञान पीड़ा पर जो शोकार्त होने पर होती है। साथ ही साथ धनात्मक अनुभूतियों का भी हम रोमांस करते समय अनुभव करते हैं। कुछ गूढ़ अनुभव भी होते हैं जिन पर मनोवैज्ञानिक ध्यान देते हैं। जैसे जब कोई योगी ध्यानावस्थी होता है तो वह चेतना के एक भिन्न धरातल पर पहुंचता है तथा एक नए अनुभव को उत्पन्न करता है। अथवा जब कोई नशेड़ी किसी नशीली दवा का सेवन कर हवा में उड़ने के लिए करता है, यद्यपि ऐसी दवाएं हानिकारक होती हैं। अनुभवकर्ता की आंतरिक और बाह्य दशाओं से प्रभावित होते हैं। यदि गर्मी में किसी दिन आप भीड़ वाली बस में यात्रा करते हैं तो आपको वैसी असुविधा की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं। इस प्रकार अनुभव के स्वरूप को आंतरिक और बाह्य दशाओं के जटिल परिदृश्य का विश्लेषण करके समझा जा सकता है। व्यवहार बिहेवियर हमारी क्रियाओं जिसमें हम संलग्न होते हैं कि अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं होती हैं। जब कुछ आपकी तरफ आता है तो पल के सामान्य प्रतिवर्त क्रिया में खुलती बंद होती हैं। आप परीक्षा देते समय अनुभव कर सकते हैं कि आपका हृदय धड़कता है। आप सुनिश्चित करते हैं कि आप एक चलचित्र विशेष अपने मित्र के साथ देखेंगे। व्यवहार सामान्य अथवा जटिल, कम समय तक अथवा देर तक बना रहने वाला हो सकता है। कुछ व्यवहार प्रकट होते हैं। एक प्रेक्षक उन्हें बाह्य जगत में देख सकता है अथवा अनुभव कर सकता है। कुछ आंतरिक या प्रकट होते हैं। शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो आपको अपने हाथ की मांसपेशियां फड़कने जैसी लगती होंगी कि एक खास चाल चल सके। समस्त व्यवहार प्रकट एवं
अप्रकट वातावरण के कुछ उद्दीपकों अथवा आंतरिक धरातल पर होने वाले परिवर्तनों द्वारा त्वरित रूप से संचालित होने से संबद्ध होते हैं। आप एक बाघ देखते हैं और दौड़ते हैं अथवा सोचते हैं कि बाघ है और बाघ जाना चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के उद्दीपक स्टिमुलस एवं अनुक्रिया रेस्पॉन्स के मध्य साहचर्य के रूप में अध्ययन करते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों आंतरिक अथवा बाह्य हो सकते हैं। मनोविज्ञान एक विद्या शाखा के रूप में, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव या मानसिक प्रक्रियाओं का एक अध्ययन करता है। वह यह समझने का प्रयास करता है कि मन कैसे कार्य करता है, विभिन्न मानसिक क्रियाएं विविध व्यवहारों के रूप में कैसे उत्पन्न होती है। जब हम लोगों को अनाड़ी अथवा सामान्य रूप में देखते हैं तो हमारे अपने विचार बिंदु अथवा संगत को समझने के हमारे अपने तरीके उनके व्यवहार अनुभवों की हमारी व्याख्या को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार एवं अनुभव की व्याख्या से ऐसी अभिव्यक्तियों को अनेक तरीकों से कम करने का प्रयास करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक अपने विश्लेषण को वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ बनाकर ऐसा करते हैं। अन्य लोग व्यवहार की व्याख्या उसके अनुभवकर्ता की दृष्टि से करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि व्यक्ति मानव अनुभव का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय परंपरा में आत्म परावर्तन एवं सचेतन अनुभव का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक समझ का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कई पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी आत्म परावर्तन, सेल्फ रिफ्लेक्शन एवं आत्मज्ञान की भूमिका को मानव व्यवहार अनुभव को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानने लगे हैं और अब इन पर बल देने लगे हैं। व्यवहार मानसिक प्रक्रिया अनुभव के अध्ययन में मतांतर के बाद भी उनको व्यवस्थित सत्यापन करने योग्य शैली में समझने व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान जो यद्यपि एक बहुत पुरानी ज्ञान विद्या शाखा है, फिर भी यह एक आधुनिक विज्ञान है, क्योंकि 1889 में ही लिप्जिंग, जर्मनी में इसकी प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई है। तथापि मनोविज्ञान किस प्रकार विज्ञान है, यह भी अभी बहस का विषय है, विशेष रूप से उन रूपों पर जो वर्तमान समय में उभरे हैं। मनोविज्ञान को सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अन्य देशों में भी नहीं, बल्कि भारत में भी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर यह विज्ञान संकाय के अंतर्गत ही एक पाठ्य विषय है। विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में स्नातक विज्ञान और स्नातकोत्तर विज्ञान की उपाधियाँ प्राप्त करने जाते हैं। वास्तव में दो प्रसिद्ध उभर रही विद्या शाखाएं तंत्रिका विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान बहुत कुछ मनोविज्ञान से लगातार उधार लेती हैं। हम में से बहुत से लोग तीव्र गति से विकसित हो रही मस्तिष्क प्रतिमा तकनीक जैसे fMRI, EEG इत्यादि से परिचित होंगे, जिनसे मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं को वास्तविक समय अर्थात जब वे वास्तव में हो रही हो में समझना संभव होता है। इसी प्रकार सूचना तकनीक के क्षेत्र मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया तथा कृत्रिम बुद्धि का विकास संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में मनोवैज्ञानिक ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकता। इसलिए एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान की दो समानांतर धाराएं, पहली जो अनेक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में भौतिक एवं जैव विज्ञान की विधियों का उपयोग करती है, एवं दूसरी जो उनके अध्ययन में सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती है। ये धाराएं कभी कभी एक दूसरे में मिलकर भी अपने अलग अलग मार्गों से जाती हैं। पहली दशा में मनोविज्ञान अपने मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए अधिकतर जैविक सिद्धांतों पर निर्भर रहने वाली विद्या शाखा मानता है। इसकी सामान्यता ही समस्त व्यवहार परक गोचरों के कारण होते हैं, जिनकी खोज नियंत्रित दिशा में व्यवस्थित रूप से प्रदर्शन संग्रह करके ही की जा सकती है। यहाँ अनुसंधानकर्ता का लक्ष्य कारण प्रभाव संबंध को जानना होता है, जिससे व्यवहार परक गोचरों का पूर्व कथन किया जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार को नियंत्रित भी किया जा सकता। दूसरे और सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान इस बात पर ध्यान देता है कि व्यवहार परक गोचरों की व्याख्या अंतःक्रिया के रूप में किस प्रकार की जा सकती है। यह अंतःक्रिया व्यक्ति है उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में गठित होती है, जिसका कि वह एक हिस्सा होता है। प्रत्येक व्यवहार पर गोचर के कई कारण हो सकते हैं। आइए इन दोनों धाराओं की अलग अलग व्याख्या करें। मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में पूर्व में बताया गया है कि मनोविज्ञान की जड़ें दर्शन शास्त्र में होती है। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान का विकास मनोवैज्ञानिक गोचरों के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों के अनुप्रयोग के कारण हुआ है। विज्ञान वस्तुनिष्ठता पर सर्वाधिक बल देता है, जो एक संपर्क की परिभाषा एवं वह कैसे मापा जा सकता है के विषय में सहमति बनने पर प्राप्त की जा सकती है। डेकार्त से प्रभावित तथा बाद में भौतिकी के हुए विकास से मनोविज्ञान में परिकल्पनात्मक
परिकल्पनात्मक निगमनात्मक प्रतिरूप का अनुसरण हुआ। इस प्रतिरूप के अनुसार यदि आपके पास किसी गोचर की व्याख्या हेतु सिद्धांत उपलब्ध हैं तो वैज्ञानिक उन्नति हो सकती है। उदाहरण के लिए भौतिकविदों के पास महाविस्फोट सिद्धांत है जो विश्व निर्माण समष्टि निर्माण के होने की व्याख्या करते सिद्धांत और कुछ नहीं है बल्कि कुछ कथन होते हैं तो जो यह बतलाते हैं कि कतिपय जटिल गोचरों की व्याख्या कतिपय प्रतिगतियों को जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं की सहायता से किसी प्रकार की जा सकती है। एक सिद्धांत पर आधारित मनोवैज्ञानिक निगमन अथवा एक परिकल्पना का प्रस्ताव करता है जो एक काल्पनिक व्याख्या प्रदान करता है कि कोई निश्चित गोचर कैसे घटित होता है। उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है और संग्रहित पद्धतों के आधार पर उसे यह सही तथा अथवा गलत सिद्ध किया जाता है। यदि संग्रहित पद्धत परिकल्पना द्वारा बताए गए तथ्य की विपरीत दिशा की सूचना देते हैं तो सिद्धांत की पुनर्समीक्षा की जाती है। उपयुक्त उपागम के उपयोग द्वारा मनोविज्ञानियों ने अधिगम स्मृति अवदान प्रत्यक्षण अभिप्रेरण संवेग आदि के सिद्धांतों को विकसित किया है तथा सार्थक प्रगति की है। आज तक मनोविज्ञान के अधिकांश अनुसंधान इस उपागम का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक विकासात्मक उपागम से भी बहुत प्रभावित हुए हैं जो जैविक विज्ञान में प्रबल हैं। इस उपागम का उपयोग लगाव तथा आक्रोश जैसे विविध मनोवैज्ञानिक गोचरों की व्याख्या में भी किया गया है। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में हमने ऊपर चर्चा की है कि मनोविज्ञान की पहचान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अधिक है क्योंकि यह मानव व्यवहार का उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अध्ययन करता है। मानव मात्र अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से ही प्रभावित नहीं होते हैं बल्कि वे उनका निर्माण भी करते हैं। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान की विद्याशाखा के रूप में मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में देखता है। रंजीता एवं शबनम की निम्न कहानी देखें। रंजीता एवं शबनम एक ही कक्षा में थी। यद्यपि वे एक कक्षा में थी और दूसरों से परिचित थी फिर भी उनका जीवन काफ़ी भिन्न था। रंजीता किसान परिवार से थी। उसके दादा दादी माता पिता बड़े भाई बहन खेतों में काम करते थे। वे गांव के अपने घर में एक साथ रहते थे। रंजीता एक अच्छी खिलाड़ी थी तथा लंबी दौड़ में अपने विद्यालय में सर्वोत्तम थे। उसे लोगों से मिलना तथा मित्र बनाना पसंद था। इसके विपरीत शबनम उसी गाँव में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता पास के कस्बे के कार्यालय में काम करते थे और छुट्टियों में घर आते थे। शबनम एक अच्छी कलाकार थी और घर पर रहना तथा अपने छोटे भाई का ध्यान रखना उसे पसंद था। वह शर्मीली थी तथा लोगों से मिलने जुलने से बचती थी। विगत वर्ष बहुत वर्षा हुई तथा पास की नदी में आई बाढ़ गांव में आ गई। निचले हिस्से में बने बहुत से घरों में पानी भर गया था। गांव वालों ने एक साथ मिलकर जो लोग दुखी थे उन्हें आश्रय दिया था। शबनम के घर में भी बाढ़ आई थी तथा वह अपनी माँ एवं भाई के साथ रंजीता के घर रहने आई थी। रंजीता परिवार की सहायता करने तथा उन्हें सुख की अनुभूति कराने में प्रसन्न थी। जब बाढ़ कम हुई तो रंजीता की माँ एवं दादी ने शबनम की माँ का घर बसाने में सहायता की थी। दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट हो गए। रंजीता और शबनम भी एक दूसरे की घनिष्ठ मित्र हो गई थी। रंजीता और शबनम के इन उदाहरण में दोनों बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हैं। जटिल सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं में दोनों भिन्न परिवारों में पली बढ़ी हैं। आप उनके स्वभाव अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं में उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ संबंध में कुछ नियमितता देख सकते हैं परंतु उसी के साथ उनके व्यवहार व अनुभवों में अंतर भी है जिसका पूर्व कथन ज्ञात मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से बहुत कठिन होगा। यहाँ यह समझा जा सकता है कि क्यों और कैसे समुदाय में लोग एक दूसरे की कठिनाई के समय सहायता करते हैं तथा त्याग करते हैं जैसा कि रंजीता एवं शबनम के उदाहरण में देखने को मिला। परंतु उनकी स्थिति में भी सभी ग्रामीणों ने समान रूप से सहायता नहीं की थी तथा ऐसी सामान्य स्थिति में सभी समुदाय इतना आगे नहीं आते हैं। वास्तव में कभी कभी उसका उल्टा ही सही होता है। लोग समान परिस्थिति में असामाजिक हो जाते हैं तथा विपदा में लूटने शोषण करने में संलग्न हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभव का उनके समाज और संस्कृति संदर्भ में अध्ययन करता है। अतः मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो व्यक्ति और समुदाय पर उनके सामाजिक सांस्कृतिक भौतिक वातावरण के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करता है। अब है मन एवं व्यवहार की समझ। आपको स्मरण होगा कि मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया गया था। कई दशकों तक मनोविज्ञान में मन को अछूत माना गया था क्योंकि यह पूर्ण व्यवहार परक शब्दावली में न ही परिभाषित हो पाया था न ही इसकी स्थिति ज्ञात हो पाई थी। यदि मन शब्द का मनोविज्ञान में पुनरागमन
हुआ है तो हमें उसके लिए स्पेरी जैसी तंत्रिका वैज्ञानिक एवं पेनरोज जैसे भौतिकविद का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने उसे सम्मान दिया जो उसके लिए वांछित था तथा जो सम्मान अब है। मनोविज्ञान सहित विविध विधाओं में वैज्ञानिक है जो यह सोचते हैं कि मन का एक एकीकृत सिद्धांत संभव है, यद्यपि यह वर्तमान में नहीं है। मन क्या है? क्या यह मस्तिष्क के समान है? जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया, यह सत्य है कि मन मस्तिष्क से बिना नहीं कर रह सकता, फिर भी मन एक पृथक सत्ता है। अनेक प्रलेखित और रुचिकर उदाहरणों के आधार पर आप सभी इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। कुछ रोगियों में दृष्टि के लिए उत्तरदायी पश्च कपाल पाली को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया था, तब भी उन्होंने चाक्षुष आंखों से होने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण संकेतों की स्थिति एवं स्वरूप के विषय में सही उत्तर दिए। इसी प्रकार एक अनाड़ी खिलाड़ी मोटरसाइकिल दुर्घटना में अपनी बाँह गंवा बैठा, परंतु बाँह का अनुभव वह बराबर करता रहा तथा उसकी गति का भी अनुभव करता रहा। जब उसे कॉफी दी गई तो उसकी छायावासी बाँह कॉफी के कप तक पहुँचे और तब किसी ने कप हटा दिया तो उसने विरोध किया। तंत्रिका वैज्ञानिकों द्वारा और भी बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। एक व्यक्ति जिसे एक दुर्घटना मस्तिष्क आघात हुआ था, जब वह अस्पताल से घर लौट आया तो उसने बताया कि उसके अभिभावक प्रतिरूपों द्वारा बदल दिए गए हैं। वे एक पाखंडी है। ऐसी प्रत्येक घटना में व्यक्ति मस्तिष्क से किसी बात की क्षतिग्रस्तता का शिकार हुआ था, परंतु उसका मन बिल्कुल ठीक ठाक था। वैज्ञानिक पहले यह मानते थे कि मन एवं शरीर में कोई संबंध नहीं है और वे एक दूसरे के समानांतर। भाव परक तंत्रिका विज्ञान में आधुनिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि मन एवं व्यवहार में संबंध है। यह दर्शाया गया है कि धनात्मक चाक्षुष तकनीकों तथा धनात्मक श्रेणी अनुभूति द्वारा शारीरिक प्रतिक्रिया में सार्थक परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑर्निस ने अपने रोगियों पर किए गए अनेक अध्ययनों में यह दिखाया है कि में जिस व्यक्ति की धमनियों में रुकावट थी, उसे यह अनुभव कराया गया कि उसकी अवरुद्ध धमनियों में रक्त प्रवाह हो रहा है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद इन रोगियों को सार्थक रूप से आराम हुआ, क्योंकि धमनियों की अवरुद्धता कम हो गई थी। मानसिक प्रतिमा उदय अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा मन में प्रतिमा उत्पन्न करने से वह ग्रस्त वस्तुओं परिस्थितियों से अतार्किक भय के कई रूपों का निदान किया गया है। एक नई विद्या शाखा जिसे मन स्तंत्रिकीय रोग प्रतिरोधक विज्ञान कहा जाता है, विकसित हो रही है, जो रोग प्रतिरोधक तंत्र को सशक्त करने में मन की भूमिका पर बल देती है। दोस्तों आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसको 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।